बच्चों, अभी तक आपने उद्योगों के बारे में पढ़ा, उनके महत्व को समझा। उद्योग भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, यानी कौन से उद्योग कहाँ पर हैं, किन उद्योगों में किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, किन किन वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने उद्योगों के बारे में पढ़ा और ये निश्चित है कि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसके बावजूद आप यदि इतना ही जानेंगे तो आप इसके एक पहलू को ही समझ पाएंगे, जबकि इसके दूसरे पहलू को, दूसरे पक्ष को जानना और समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप इसके पहले पहलू के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा पहलू क्या है? उद्योगों का दूसरा पहलू है कि इनके द्वारा भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। तो आप उद्योगों से अब 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों से होने वाले 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। तो आप बच्चों अब आगे ये देखेंगे कि किस तरह से उद्योगों के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की। अधिक मात्रा में अनचाही गैसों, अनवांटेड जो गैसें होती हैं, उनकी उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। अब ये आते कहाँ से हैं? तो जो रसायन उद्योग हैं, कागज़ उद्योग हैं, ईंट के भट्ठे हैं, तेल शोधन शालाएँ हैं, प्रगलन उद्योग हैं, या ऐसे उद्योग जो कि जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, तथा छोटे बड़े कारखाने जो भी हैं, वो सब के सब जो है प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं और उसी धुएं से जो है वायु में जो अनचाही गैसें हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे कि वायु प्रदूषित हो जाती है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जहरीली गैसों से वायु तो प्रदूषित होगी ही, मानव का स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, यहाँ तक कि इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन से हैं? कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग। तो ये सारे उद्योग जो है कि जल प्रदूषण के कारक हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से जल में बहुत सारी जो है कि जहरीली चीज़ें
पहुंच जाती हैं। तो इसमें रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित रसायन आदि सब जल में प्रवाहित हो जाता है या ये उद्योग करते हैं। अपने आप तो खैर नहीं होता है, ये उद्योगों के द्वारा प्रवाहित होता है। और भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फो जिप्सम तथा लौह इस्पात की अशुद्धियां हैं। अगला प्रदूषण आप देखिए, वो है तापीय प्रदूषण, ये जो थर्मल पोल्यूशन है। अब तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। अब ये सोचना स्वाभाविक है, या आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि इससे तो जलीय जीवन पर बहुत ही बुरा असर होगा। यदि गर्म जल को ठंडा जल में अचानक छोड़ दिया जाएगा तो इससे जो जलीय जीव हैं वो तो मर भी सकते हैं, या प्रजनन उनका जो है कि प्रभावित होगा, उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। ये सब के सब जो है प्रदूषण के कारण ही होता है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं, ये भी आपको यहाँ पर जानना है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट, ये सब मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये जो पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, वो ज़मीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रभावित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ओवरऑल कुल मिलाकर पूरा पर्यावरण ही प्रदूषित हो जाएगा तो हम जो है इससे वंचित नहीं होंगे, हम आप पर भी इसका असर होगा और हो रहा है। फिलहाल अब हम लोग एक और प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके उपायों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिससे कि हम इस प्रदूषण को समाप्त तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। तो पहले ध्वनि प्रदूषण के बारे में देख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा हम करेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं, खिन्नता भी होती है, उत्तेजना भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवथाएं हैं, यानी कि कुप्रभाव हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ तक कि जो हवाई जहाज़ वगैरह हैं या रेलवे के आसपास लोग रहते हैं तो उसके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है और लोग जो है कि मानसिक रूप से जिसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार में इस तरह से उद्योगों का कुप्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे कि कोई भी अछूता नहीं है, वो चाहे मानव हो, चाहे वनस्पति जगत हो, जीव जगत हो या कोई भी हो।
तो इसके निम्नीकरण के क्या उपाय हो सकते हैं? तो इसमें आप देखिए सबसे पहले कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। और औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले इसके बारे में कुछ सुझावों पर आप विचार करिए कि ये सुझाव कहाँ तक कामयाब हैं या कहाँ तक उपयोगी हो सकते हैं। तो सबसे पहला सुझाव है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग करना चाहिए और जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अव्यवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो है, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु हमें भूमिगत जल पर निर्भर न होकर के बल्कि वर्षा जल संग्रह करना चाहिए। तो ये एक और सुझाव है जिसको आप समझ सकते हैं। फिर नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, प्योरीफिकेशन करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए उनको। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है और जब शोधन हो जाएगा तो उसमें से जो अपशिष्ट है, जो गंदे पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो बाहर निकल जाएंगे और बाकी का यदि है तो उससे प्रदूषण कम हो जाएगा। तो कैसे शोधन हो सकता है? इसके भी 3 तरीके हैं। पहला, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें यानी यांत्रिक साधनों में अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। दूसरा जो है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन करना। और फिर तीसरा, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन करना। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। तो बच्चों, जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध भी होना चाहिए। और वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए, अभी तो आपने जल प्रदूषण को कम करने की बात या उसके सुझावों पर गौर किया, समझने की कोशिश की या समझा। अब आप वायु प्रदूषण की भी बात देख लीजिए कि उससे आप कैसे बच सकते हैं या उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण और गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। और कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी भी लाई जा सकती है। यह भी एक उपाय है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा और वायु प्रदूषण भी थोड़ा कम होगा। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाना चाहिए जो ऊर्जा सक्षम हो और ध्वनि प्रदूषण को कम करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पहनना चाहिए, तो वो जो है कि उससे बच सकता है। तो सतत पोषणी विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना, पर्यावरणीय जागरूकता की अति आवश्यकता है और पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की आवश्यकता है। बच्चों,
आपको थोड़ा सा एनटीपीसी के बारे में भी जान लेना चाहिए। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह, एनटीपीसी ने कुछ सुझाव दिया है जिसके बारे में आपको समझना होगा। भारत में जो राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन, यह विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है, यानी एनटीपीसी मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र ये 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र भी है। और यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती भी है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। तो कौन से सुझाव हैं एनटीपीसी के द्वारा जो कि संभव हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला है आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके। दूसरा, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन करना। तीसरा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र के सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। चौथा, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। और आखिरी है सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। ये सारे सुझाव जो हैं, यदि इसको अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर हम सभी तरह के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब बच्चों, आपका अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपके अध्याय में ये सारे जो है कि प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और क्रियाकलाप भी दिया गया है और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी है जिसको आपको पूर्ण करके और हमें दिखाना है। तो आप सभी बच्चे जो भी गृह कार्य है इसमें इसको पूर्ण करेंगे। हालांकि अभी आपको मैं एक क्लास में फिर से इस अध्याय के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करूंगा और एक एक करके प्रश्न और उनके उत्तर भी आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।